आदाब, मैं हूं शादाब। रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर करने का केस दर्ज होगा। मतलब सुसाइड रिया चक्रवर्ती इस समय जमानत लेने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये जमानत ना मिले। अभी जो आप देख रहे थे वो कोई नाट्य रूपांतरण यानी ड्रामेटाइजेशन नहीं था। ये उछल कूद, ये मीडिया लिंचिंग सब सच था। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब 5 साल बाद सीबीआई ने जांच पर एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की है, जिसमें एक्टर रिया चक्रवर्ती समेत उनके भाई, पिता को क्लीन चिट मिली है। ऐसे में जज बने बैठे एंकर, एक्टर, नेता, कथित सुशांत फैन और सोशल मीडिया के ट्रोल अब क्या करेंगे? माफी मांगेंगे? इस वीडियो में हम रिया का केस ही नहीं बल्कि मीडिया ट्रायल, ऑनलाइन लिंचिंग करने वालों से भी मिलवाएंगे और उसके शिकार लोगों से भी बताएंगे कि कैसे और क्यों कुछ मीडिया, नेता, पावरफुल लोग भीड़ को उकसाते हैं और इन सब के पीछे उनका मकसद क्या होता है। और अगर आपको भी लगता है कि हमारी बात में दम है तो आप इन लोगों से पूछिएगा जरूर, जनाब ऐसे कैसे? आप सबने फेक न्यूज के बारे में सुना होगा, लेकिन अब फेक न्यूज सिर्फ फेक न्यूज नहीं रह गया है। राइटर चेरिलिन और जूली की एक किताब है, जर्नलिज्म, फेक न्यूज एंड डिसइंफॉर्मेशन, हैंडबुक फॉर जर्नलिज्म एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसमें लिखा है कि एक खबर होती है झूठी खबर, जिसे अंग्रेजी में मिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। वहीं दूसरा शब्द है डिसइंफॉर्मेशन, जिसका अर्थ है जानबूझकर फैलाया गया झूठ या दुष्प्रचार। और तीसरा होता है दुर्भावनापूर्ण सूचना यानी मैल इन्फॉर्मेशन। भारत में यही तीनों खेल खेले जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप रिया चक्रवर्ती के केस को देख लीजिए। ये हैशटैग देखिए, हैशटैग अरेस्ट रिया, हैशटैग जी एक्सपोज्ड रिया, हैशटैग अरेस्ट रिया चक्रवर्ती, हैशटैग अरेस्ट रिया नाउ। रिया चक्रवर्ती को इन लोगों ने गुनहगार मान लिया था। आपको मैं कुछ लोगों के ट्वीट दिखाता हूं। ये है बीजेपी सांसद और फिल्म एक्टर कंगना रनौत। इनके सोशल मीडिया पोस्ट के शब्द देखिए। ये खुद एक इंडिपेंडेंट महिला हैं, लेकिन ये सुशांत की मौत के बाद रिया को गोल्ड डिगर कह रही हैं। डिक्शनरी के मुताबिक गोल्ड डिगर का मतलब होता है अ पर्सन हु फॉर्म्स अ रिलेशनशिप विद अनदर पर्सन प्योरली टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम देम। वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति से सिर्फ धन ऐंठने के लिए संबंध बनाता है। आप कंगना के और भी पोस्ट देखिए। कंगना ने जब ये पोस्ट लिखे थे तब वो सांसद नहीं थी, लेकिन अब हैं। क्या अब सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट के बाद कंगना इतनी ही शिद्दत से माफी भी मांगेंगी? एक और ताजा बीजेपी के प्लेग्राउंड में उतरे धावक को देखिए। नाम है प्रदीप भंडारी। जब सुशांत की मौत हुई तब ये एक प्राइवेट चैनल में काम करते थे। इनके बॉस से लेकर ये रिया को जेल भिजवाने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा रहे थे। कभी रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर तो कभी रिया के पिता की गाड़ी के पीछे भागते। आप इनके सोशल मीडिया पोस्ट देखिए। रिया के जेल जाने पर इन्हें लगता है सच की जीत हुई है। और अब क्या हुआ? एक और एंकर का ट्वीट देखिए। नाम है नविका कुमार। इन सब के पास थैला भर भर कर सबूत हुआ करते थे, फिर पता नहीं क्यों ये सबूत सीबीआई ने नहीं देखे। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती पर मीडिया ने काला जादू, बंगाली जादू जैसी बात कही। आप मीडिया चैनल के यूट्यूब का थंबनेल देखिए। रिया ने किया काला जादू और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। कभी लिखा रिया ने सुशांत पर किया था जादू टोना, क्वेश्चन मार्क। रिया चक्रवर्ती बंगाल से आती हैं, तो इस देश में बंगाल को लेकर एक भ्रांति फैलाई गई कि बंगाल की महिलाएं काला जादू करती हैं, लड़कों को फंसा लेती हैं, और इसी नैरेटिव को मीडिया ने भी चलाया। अब सवाल यही है कि क्या ये सब लोग रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार से माफी मांगेंगे? 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई। तब देश कोविड की महामारी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन तब मीडिया और कुछ लोगों ने कोविड में नजर आई सरकारी कमियों को दिखाने को छोड़ सिर्फ सुशांत की मौत को दिखाने का फैसला किया। वजह थी टीआरपी और व्यूज। टीआरपी और डिजिटल वर्ल्ड में व्यूज के जरिए ऐड आता है, पैसा ही पैसा, लेकिन हर बार डायरेक्ट पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है। दरअसल कई बार गिव एंड टेक भी होता है। किसी एक समाज, किसी एक वर्ग को टारगेट करने के लिए पावरफुल लोगों के गुड बुक्स में जगह बनाई जाती है, ताकि पावरफुल की हेट वाली राजनीति को खाद पानी मिले और साथ ही एंकर या मीडिया हाउस को सबसे पहले इंटरव्यू मिल सके, ताकि दोस्ती बनी रहे। थोड़ा फ्लैशबैक से एक और चाल चरित्र का खेल दिखाते हैं।
जब रिया चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत की मौत के बाद पहली बार एक चैनल को पहला इंटरव्यू दिया, तब दूसरे चैनल के एंकर ने उस इंटरव्यू के खिलाफ ही वीडियो बना दी। तब जी न्यूज में काम कर रहे सुधीर चौधरी ने अपने डीएनए शो पर कहा था, ऐसे इंटरव्यू आरोपी की पीआर एजेंसी या फिर उनके वकील द्वारा तय करवाए जाते हैं। इस फरमाइशी इंटरव्यू की पटकथा पहले से लिखी जा चुकी होती है और ऐसे चैनल को ये इंटरव्यू दिए जाते हैं जहां इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति को और उसकी पूरी टीम को यह लगे कि इस चैनल पर जाना हमारे लिए सुरक्षित होगा। रिया चक्रवर्ती ने जो इंटरव्यू दिया है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नापसंद किया जाने वाला इंटरव्यू बन गया है। वाह जज साहब वाह। ऐसे रिया चक्रवर्ती का वो इंटरव्यू इंडिया टुडे के लिए राजदीप सरदेसाई ने लिया था। अब आपको मीडिया और स्टेट के गठजोड़ की एक और कहानी बताते हैं। जब कोविड हुआ था तब मीडिया से लेकर नेताओं ने तबलीगी जमात को स्प्रेडर कहा था, इन्हें ह्यूमिलिएट किया गया, जेल भेजा गया। आप ये ट्वीट देखिए, मरकज में कोरोना विस्फोट हुआ है, ये नृशंस जघन्य अपराध है, हर व्यक्ति जो निकला मौत फैलाता रहा। मैं हैरान हूं, तबलीगी जमात ने कितना नुकसान कर दिया। मुल्क के बाहर के लोग आए, अपने साथ कोरोना लाए। देश हित में जमात की शर्मनाक आघात, देश को इन जाहिल तबलीगी जमात ने काफी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन इन सब के मन में बसे धारणा को अदालत ने बेनकाब कर दिया। दरअसल 2020 में 36 विदेशी नागरिकों पर महामारी एक्ट के उल्लंघन के आरोप लगाए गए, लेकिन दिल्ली के साकेत कोर्ट में सभी को बरी कर दिया। अगस्त 2020 में 29 विदेशियों के खिलाफ एफआईआर रद्द करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि इन सभी को बलि का बकरा बनाया गया है। तब अदालत ने सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि मीडिया की कवरेज की भी आलोचना की और इसे प्रोपेगेंडा बताया था। कोर्ट ने कहा था इन विदेशियों को वर्चुअली हैरेस किया गया। इसी तरह साल 2016 में जब दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट के बाद उमर खालिद और कन्हैया कुमार को जेल हुई तो मीडिया ने यह तक चला दिया कि पाकिस्तान, यूएई, बांग्लादेश तक फैला था उमर खालिद का संपर्क। यह एक नैरेटिव ही तो था, पाकिस्तान का नाम लाओ और बदनाम कर दो। एक और मामला देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में चूड़ी बेचने गए तस्लीम के खिलाफ भी ऐसे ही मीडिया और नेताओं ने गैंग बनाकर स्टूडियो से अटैक किया। झूठे केस में तस्लीम को 4 महीने जेल में रहना पड़ा, 3.5 साल अदालत में अपनी इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ना पड़ा, तब जाकर उसे अदालत ने दोष मुक्त किया। लेकिन तस्लीम के खिलाफ झूठ फैलाने वालों का कुछ नहीं हुआ। शायद इसलिए ही ये लोग हर बार एक नैरेटिव सेट करते हैं, किसी को निशाना बनाते हैं और फिर तब तक कोई बेगुनाह साबित हो अगला निशाना ढूंढ लेते हैं। हम यहाँ कितने झूठे नैरेटिव को गिनाएं, ऐसे ना जाने कितने केस हैं। कभी भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में भारत की हार पर पटाखे फोड़ने के झूठे आरोप, तो कभी नासिर साहब जिंदाबाद को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बताकर एक कम्युनिटी को टारगेट करना। इसलिए ही तो जैसे म्यूचुअल फंड को लेकर एक डिस्क्लेमर आता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसी तरह कथित पत्रकारिता में भी डिस्क्लेमर आना चाहिए। पत्रकारिता ताकतवरों और नफरतियों के अधीन है। पत्रकार उनकी रिपोर्टिंग और न्यूज प्लेटफॉर्म को ध्यान से देखें। खबरों में उतार चढ़ाव, लोगों को प्रभावित करने वाले कारकों और ताकतों के आधार पर टीआरपी और एडवर्टीजमेंट बढ़ या घट सकते हैं। इस दौर में पत्रकारिता इंसाफ की गारंटी या आश्वासन नहीं दे रहा है और ये ताकतवर के सिक्कों के अधीन है। व्यूअर से अनुरोध है कि वे खबरों की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें और खबर को शेयर करने के लिए कानूनी और फेक न्यूज से बचने के संबंध में विशेषज्ञ पेशेवर सलाह लें।